क्या है कि लेड नाइट्रेट को जब हम बर्न करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाला हमने और पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा तो क्या बना। अब जब भी बेटा रिएक्शन बनानी है तो आपको पहले उनका फॉर्मूला बनाना है। लेड की वैलेंसी कितनी होगी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया लेड नाइट्रेट, पीबी को 1 से करा पीबी, नाइट्रेट को 3 से करा ये। उसके बाद किससे रिएक्ट करा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम हो गया के, आयोडाइड हो गया आपका आयोडीन से, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, फॉर्मूला कितना बन गया आपका के। अब रिएक्शन क्या था, लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा तो क्या बना लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। रिएक्शन वही वैसे बनाएंगे सेम, लेड आयोडाइड बना तो लेड क्या हो गया पीबी, आयोडाइड क्या हो गया आपका आई, लेड की वैलेंसी 2, आई की वैलेंसी 1, तो क्या बन गया PbI2। और क्या बना पोटेशियम नाइट्रेट, तो फिर पोटेशियम लिखा नाइट्रेट लिखा, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो क्या बन गया KNO3। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, स्केलेटन फॉर्म नहीं होनी चाहिए। स्केलेटन फॉर्म क्या होती है, जब आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, ठीक है, उसे बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। और जब इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, तो उसे क्या बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो नाइट्रेट के यहाँ 3 या नाइट्रेट के यहाँ 2, इधर भी नाइट्रेट के यहाँ 2 हो गए, आई के 2 और आई के इधर अगर हम 2 लगा दिया, आई हो गया बैलेंस्ड, 2 के और के भी 2। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा एक्टिविटी 1.3, हमने एक जिंक ग्रैन्यूल्स लिया इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब और इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जिंक को चाहे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डालो, सल्फ्यूरिक एसिड से डालो, दोनों में क्या बनेगा आपके पास, एक आपका जिंक के साथ कोई ना कोई सॉल्ट बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। और पता कैसे चलता है ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने आपको पेपर में बोला कि आपने एक रिएक्शन करा वहाँ पर एक गैस फॉर्म्ड हुई तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, क्या करेंगे बेटा बोलो बताइए। पॉप साउंड ही तो करेंगे। एक तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, मैच स्टिक लेकर जाएंगे उसके पास, हाँ बर्न करेगी वो, हाँ पर पॉप के साथ करेगी, बट वो बर्न करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी पॉप साउंड। अगर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी तो वो इजीली बर्न करेगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो तो क्या करेगी मैच स्टिक क्या करेगी बुझ जाएगी। समझ में आया। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन करी आपने, उसमें गैस रिलीज हुई और वो गैस कौन सी टाइप की गैस है कैसे चेक करोगे, तो बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ वो क्या कहते हैं हो गई पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा तो हाइड्रोजन गैस होगी, अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से जलने लग गई तो क्या होगी आपकी ऑक्सीजन गैस होगी, और अगर वो बुझ गई तो क्या बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। क्लियर हो गई इतनी चीज़, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आते हैं हमारे पास रिएक्शन 1.3 की 1.3 की रिएक्शन। देखो होता क्या है, हमने क्या लिया जिंक लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा तो क्या बन जाएगा जिंक क्लोराइड और H2। फॉर्मूला वही सेम ऐसे बनाओगे जैसे बैलेंसिंग करना सिखाया अभी। सेम जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा, जिंक सल्फेट बना और क्या बना आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन ज़रूरी नहीं चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। और बैलेंस इक्वेशन कब क्या कहते हैं कि उसकी उनसी प्रॉपर्टी फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी प्रोडक्ट के अंदर जितना मास है और रिएक्टेंट का जितना मास है, उन दोनों का मास हमेशा क्या होना चाहिए आपका सेम। अगर वो सेम है तो क्या बोलेंगे उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर वो सेम नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे अनबैलेंस। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन देखो Mg+O2 क्या बन गया MgO, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1, O का कितना 1, O का कितना है 2, बैलेंस नहीं है अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस का बेटा दूसरा नाम क्या होता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ये स्केलेटन होगी, मैंने यहाँ 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया, बैलेंस्ड हो गई, तो इसे बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। अब इधर आ जाओ एक चीज़, ठीक है, इधर भी पूरी बैलेंसिंग है। एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो केमिकल इक्वेशन जो होता है उसको हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, या उसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने से मुझे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, यह केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव क्यों होनी चाहिए। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यह पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कैसे बनाओगे। सबसे पहली चीज़ फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो भी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब कैसा वो दिख रहा है, गैस दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, एक्वस दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो गैस के लिए G लगाते हैं, लिक्विड के लिए L, और AQ क्या हो गया आपका एक्वस, और S क्या हो गया सॉलिड। एक्वस और सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है,
एक्वा लिक्विड हो गया नॉर्मल, और एक्वस में क्या डिफरेंस होता है? एक्वस क्या हो गया कि वो आपका पानी के साथ डिजोल्व हो जाएगा, बट लिक्विड जो हो गया नॉर्मल जैसे कोई भी लिक्विड है, ज़रूरी नहीं है लिक्विड वाली चीज़ पानी के साथ डिजोल्व हो, इमिसिबल भी हो सकती है। और एक्वस जो होती है वो प्रॉपरली पानी से डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। जो वर्ड एक्वस, एक्वस के लिए हम एक्यू लिखते हैं, रिटर्न इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इज अ सोल्यूशन इन वाटर। अगर वो आपका प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है, अगर वो सोल्यूशन किस में बना, आपका वाटर में बना, अगर वो सोल्यूशन वाटर में नहीं बना तो हम एक्वस नहीं लिखेंगे। बात है समझ में? अब देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, Fe लिया, Fe क्या गया इससे, मतलब क्या हो गया वो सॉलिड। H2O क्या हो गया आपका, अगर हमने H2 खाली वो लिया, वाटर लिया, हाइड्रोजन गैस ली, तो क्या होगी वो स्टीम होगी। अगर यहाँ पर हमने लिखा है कि आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, ठीक है, ठीक है। और अभी हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं कि वो किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करेगा, स्टीम के साथ करेगा या वाटर के साथ करेगा, वो कैसे करेगा। अब सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई कि इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। 3 चीज़ें लिख के, या तो वो सॉलिड हो, या वो लिक्विड हो, या एक्वस हो, या सॉलिड स्टेट हो। गैसीय स्टेट है तो गैस में होगी, लिक्विड है तो एल लिख देंगे, एक्वस है मतलब अगर वो सोल्यूशन इन वाटर बनाता है, और सॉलिड हो गया अगर वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब हमने क्या लिखा था, सिंबल G इज यूज विद H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टीम। यानी है तो H2O वाटर, बट G क्या क्या लगा दिए, G मतलब वाटर, हमने लिक्विड वाला फॉर्म यूज़ नहीं करा, हमने कौन सा फॉर्म यूज़ करा, उसका गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म का, वाटर का गैसियस फॉर्म क्या हो गया, स्टीम, यानी जब वो वेपर फॉर्म करता है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। कह रहे हैं समटाइम किसी भी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर भी लिखते हैं। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर क्यों लिखते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि हमने कौन सी चीज़ रिएक्ट करने में हेल्प करी। एक हमारे पास वर्ड होता है बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, और उस रिएक्शन को पूरा प्रॉपरली फुलफिल होने में उसने प्रॉपरली पार्टिसिपेट करा है, मतलब उसको हेल्प करा है ताकि वो रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म हो सके, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और टेम्परेचर का मतलब होगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तब तक हीट करेंगे तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो उन सारी चीज़ों को हम लिखते हैं आयरन, वो यहाँ एरो में, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, वाटर लिया, इधर सनलाइट लिया, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। अगर यहाँ सनलाइट नहीं लिखेंगे तो मतलब बिना सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा। तो एरो में वो चीज़ लिखते हैं जो किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होती है, आपकी नेसेसरी होती है। समझ में आ गया? हमने 2 इक्वेशन पढ़ ली, बैलेंस्ड, और एक क्या पढ़ ली आपकी, अनबैलेंस्ड। उसके बाद हमने पढ़ लिया एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसके बाद सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, जो भी केमिकल चेंज हुए, अब सारे केमिकल चेंज एक जैसे तो होंगे नहीं, किसी में कुछ फ़र्क पड़ेगा, किसी में कुछ फ़र्क पड़ेगा, किसी में 2 चीज़ें कंबाइन होकर एक बन जाएगी, किसी में एक चीज़ ब्रेक हो जाएगी, किसी में ऑक्सीजन ऐड ऑन हो जाएगी, किसी में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। तो इन सारे कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हम रिएक्शन को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या लिया, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बोले या क्विकलाइम बोले, बात क्या होती है आपकी सेम। फिर उसके अंदर हमने वाटर ऐड करा। तो अब हम क्या देखेंगे, हमने ये ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ किस टाइप से रिएक्ट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, विगरसली। विगरसली का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत तेज़ी से, बहुत इवनली, बहुत स्पीड में करता है और हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ने जब विगरसली रिएक्ट करा वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, वो स्लेक्लाइम बनाएगा, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। अब देखो इन 2 चीज़ों को कंबाइन करा, कंबाइन करके एक चीज़ बन गई, तो कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ क्या बनी आपकी, हीट। तो इसलिए इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सीधी सीधी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, व्हेन 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक इसके ऊपर बेस्ड बेटा येलो बॉक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है कि जैसे आता है कि यहाँ पर आपके पास एक सब्सटेंस है एक्स, तो आपको बताना है कौन से सब्सटेंस को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं और कैसे वो शाइन करता है। तो अभी देखो हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कैल्शियम ऑक्साइड वाली। तो सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्लाइम जो है वो प्रोड्यूस करा हमने कौन सी रिएक्शन से, 1.13, जैसे हमने यहाँ पर बनाया कि आपका क्विकलाइम है, क्विकलाइम को वाटर में ऐड करा तो स्लेक्लाइम बन गया। उस स्लेक्लाइम के सॉल्यूशन को हम किस में यूज़ करते हैं, आपका वाइट वॉशिंग में, वॉल्स के ऊपर
लगाते हो जब कैल्शियम ऑक्साइड धीरे धीरे आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिससे वॉल्स के ऊपर शाइनिंग आएगी। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सेम मार्बल का फॉर्मूला होता है, इस वजह से आपके मार्बल में भी क्या होती है, आपकी शाइन होती है। हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं। आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ हुआ, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाएगा आपका, वाटर। क्लियर हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया। जब हमने दो या दो से ज़्यादा वाली चीज़ों को कंबाइन करा और वहाँ पर एक सिंगल चीज़ बन गई तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर एक आता है व्हाट हैपेंस व्हेन कोल इज बर्न। पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करो, कोई एक रिएक्शन दे दिया और बताया, पूछा होगा कॉम्बिनेशन है या नहीं है, या आपको ये दे दिया व्हाट हैपेंस व्हेन कोल इज बर्न। ठीक है, तो आपको लर्न करना है, कोल का मतलब कार्बन हो गया, कोल कार्बन से बनती है, ऑक्सीजन बर्न करा तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन से ऐड करा तो क्या बन गया, वाटर बन गया। दोनों चीज़ में एक सिंगल सब्सटेंस बना है तो क्या बन गया आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते करते जब हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को बर्न करो ऑक्सीजन के प्रेसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गई, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम ऐसे जिस रिएक्शन में हम हीट को इवॉल्व करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हीट यूज़ हो रही है तो क्या बोलेंगे उसे, एंडोथर्मिक। हीट रिलीज हो रही है तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। देखो एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, तो यानी जब हीट बाहर जा रही है तो क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक। और हीट को जब हम यूज़ कर रहे हैं, उसको यूजिंग में ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसे, एंडो। ठीक है, याद रखो, हीट यूज़ कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक। हीट रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है तो मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो, जब हम डाइजेशन के टाइम पे हमने खाना खाया, फूड को ब्रेक डाउन करा, फूड को जब ब्रेक डाउन करा तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन वाटर बना, और क्या बन गया आपका, एनर्जी। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, हमारी बॉडी में क्या ही रिलीज हुई, हीट यूज हुई, हीट रिलीज हुई, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। सेम ऐसे अपने वेजिटेबल मैटर वगैरह जैसे कंपोस्ट में हम डिकम्पोजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम बायोगैस वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट बेटा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डी का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। कॉम्पोजिशन मतलब जो कंबाइन फॉर्म में होता है। जब हम एक चीज़ को ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्या बोला मैंने, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। बच्चों को याद ही नहीं रहता, बेचारा ग्रीन कलर का है, तो आप याद रखो जो फेरस होता है वो क्या होता है, एक टाइप से जैसे आपकी कोई टैप वगैरह जो आपकी क्या कहते हैं उसमें है, किचन वगैरह में है, बाथरूम में है, किचन कमरा बहुत टाइम से बंद है तो वहाँ पर टैप वगैरह के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। ठीक है, तो आयरन जो होता है वो रस्ट हो जाता है। तो ऐसे आप इसमें से भी लर्न कर सकते हो कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, अब पहले क्रिस्टल के बारे में बात करें। क्रिस्टल्स क्या होता है, जहाँ पर वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में, आपका क्रिस्टल की फॉर्म में। और जब कोई भी चीज़ क्रिस्टल की फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वहाँ पर वो टर्म जो है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, आपके जैसे हम कह रहे हैं चीनी के दाने, जैसे चीनी होती है आपकी वाटर, वो गया ना आपके शुगर क्रिस्टल्स, सेम ऐसी फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है। ठीक है, और उसका कलर क्या होता है, आपका ग्रीन कलर का होता है। अब हमने क्या करा, फेरस सल्फेट को हीट करा तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब देखो फेरस सल्फेट एक सिंगल चीज़ है, हीट लगाई तो एक बन गया फेरिक ऑक्साइड, एक बन गया सल्फर डाइऑक्साइड और एक बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक चीज़ को ब्रेक करके कितनी चीज़ें बन गई आपकी, 3 चीज़ें। तो यानी जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया तो क्या बोलेंगे बेटा, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर याद रहेगा आपका, ग्रीन कलर का। ठीक है, और क्या करता है, और उसकी स्मेल कैसी आती है, जैसे सल्फर को हम बर्न कर देते हैं ना, जली हुई सी, वैसी सी स्मेल आती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम उसको बर्न करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए, देखो पिक्चर में देखा कि हमें उसका मुंह क्या कहते हैं, अपना हाथ रखना चाहिए मुंह पे, ताकि उसका जो स्मेल है हमारे मुंह पे ना आए। थोड़ा सा हम पीछे करके करें, थोड़ा सा प्रिजर्व करके रहना चाहिए। और हमने एक चीज़ को ब्रेक करके सिंगल सब्सटेंस बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक डाउन करा तो क्या बोल दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस भी चीज़ में क्रिस्टल्स फॉर्म है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखा है, याद रखना वहाँ पर डॉट में या तो 7H2 होगा या 5H2 होगा या 11H2 होगा। तो किसी भी चीज़ में जब डॉट में H2O के साथ कुछ क्रिस्टल्स आ रहा है, कुछ एडिंग अमाउंट आ रहा है, तो मतलब वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं अपने में से वाटर को लूज कर देते हैं जब हम हीट कर देते हैं, और उसका कलर ऑफ क्रिस्टल क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है।
अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट, किसी भी क्रिस्टल का लिखा हो, फेरस सल्फेट लिखा हो, आपका लेड का लिखा हो, या आपका कैल्शियम सल्फेट का लिखा हो, किसी भी क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो अपने में से वो वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देता है, तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जिसकी वजह से अब ये डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। अब जो फेरिक ऑक्साइड बना है वो मेरे पास क्या होता है, सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके गैसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा हमने कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसे मार्बल भी बोल सकते हैं। हमने जब इसे हीट करा तो क्या करा, अब हमने हीट को यूज़ करा, हीट को यूज़ करा तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एंडोथर्मिक। क्या होगी आपकी, एंडोथर्मिक। किसी भी रिएक्शन में हीट को यूज़ कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है। और यहाँ पर हम हीट के थ्रू में एक सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हीट को यूज़ करके जब हमने ब्रेक करा तो उसका दूसरा नाम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। और आपके पास क्विकलाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। तो याद रखोगे कि आपके पास क्विकलाइम जो है, या लाइम भी बोल सकते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोले, लाइम बोले, क्विकलाइम बोले, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है। अब देखो हमने लेड नाइट्रेट को हीट करा, ये रहा, सेम फॉर्मूला वैसे बनाएंगे। हीट करने के लिए आप ट्रायंगल भी बना सकते हो। लेड नाइट्रेट को हीट करा तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन बन गया। अब याद रखना बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है, इसकी जो फ्यूम्स बनती हैं वो कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की। कौन से कलर की होती है आपकी, ब्राउन, ठीक है। हमने क्या करा, आपका लेड नाइट्रेट लिया, हीटअप करा तो क्या बना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और इसका कलर क्या होता है आपका, ब्राउन। याद रखेंगे, क्लियर है। अब सेम ऐसी आपके पास एक एक्टिविटी आती है 1.7, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। देखो दो रोड लगाते हैं, एक एनोड और एक क्या होती है, कैथोड। लर्न करो, सी मतलब कट तो यानी माइनस, ए मतलब ऐड तो इसलिए क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करा, इलेक्ट्रोलाइसिस करा। आज से तो बच्चे भूल जाते हैं कि किस पे ऑक्सीजन आएगा, किस पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो इसमें हमने वाटर डाला, एनोड ऑक्सीजन, एनोड के साथ क्या करो आप, हमेशा ऑक्सीजन को ऐड करो। कैथोड के साथ हमेशा यहाँ पर देखो एच आता है तो हाइड्रोजन लगा दो। एनोड में यहाँ पर तीसरे पे ओ आया तो याद कर लो, ऑक्सीजन ऐड कर लो। अब एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन के अमाउंट का जो वॉल्यूम होता है वो डबल होता है। किसका होता है डबल, हाइड्रोजन का होता है या ऑक्सीजन का होता है। अब लर्न कैसे कर लो, वाटर है, वाटर को डिकम्पोज करा, H2 + O2, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, H के 4 हो गए, O के 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन के एटम से 2 आ गए, हाइड्रोजन के एटम हो गए 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। तो इसके एटम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या आपका डबल है। तो यानी जितनी गैस वॉल्यूम ऑक्सीजन की होगी उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का गैस क्या होगा आपका, वॉल्यूम क्या होगा आपका, उसके डबल होगा। क्लियर है। तो ऑक्सीजन के मास के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन का मास क्या होगा आपका, डबल होगा। क्यों, यहाँ पर 4 एटम हो गए, यहाँ पर क्या हो गया आपके 2 एटम हो गए। याद आएगी, याद रहेगा ये बात। तो इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सेम ऐसी फोटोलाइटिक रिएक्शन होता है। फोटोलाइटिक रिएक्शन क्या हो गया, जब हमने क्या करा, आपका सनलाइट आई, सनलाइट ने क्या करा, यहाँ पर आपका चाइना डिश में हमने एक सिल्वर क्लोराइड रखा। सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट की प्रेसेंस में रखा तो सिल्वर क्लोराइड का जो है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। और ये किस वजह से हुआ, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो गया किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। और इस रिएक्शन को बेटा हमने क्या बोल दिया आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और सनलाइट की हेल्प से यूज़ करा, एरो में लगाया है तो मतलब बिना इसके एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। तो ये आपका इन्फॉर्मेटिव बनाती है इक्वेशन को। SG ज़रूर लिखोगे पेपर में, स्किप नहीं करोगे। और जब सनलाइट की हेल्प से कोई चीज़ डिकम्पोज हुई है तो क्या बोलेंगे उसे, फोटोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। और इसका कलर कौन सा होता है, याद रखेंगे कि सिल्वर का कलर, ये आपका किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है आपका, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ग्रे कलर में, ठीक है। सेम ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है, सेम वे में यूज़ होता है। और अगर पेपर में क्वेश्चन है कौन सा रिएक्शन हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं तो आप याद रखोगे सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को या तो एनर्जी चाहिए होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करने के लिए। क्योंकि देखो आपको किसी चीज़ को तोड़ना है तो क्या करेंगे, या तो आग लगा देंगे। 2 फ्रेंड की आपके इसमें दोस्ती है तो उनके बीच में या तो आग लगा दी।
अब आग या तो किससे लगाई, तो लाइट से लगाई, इलेक्ट्रिसिटी से लगाई। तो जब हम आग लगा रहे हैं या लाइट यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो याद रख लो कि वो कौन सा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी क्या हो गया आपका एंडोथर्मिक, हीट रिलीज होगी तो क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है। एक्टिविटी सीरीज आपकी चैप्टर नंबर 3 में भी दे रखी है, ठीक है, और मेरे वाले नोट्स में भी है। तो बट एनसीईआरटी के अंदर एक आधी चीज़ में भी मेरे ख्याल से मिसिंग है बीच में, तो आप दूसरी भी लर्न कर सकते हो। कालू नाथ की माँ आलू ज़रा फीके पकाती है, क्यों हमें आधे अधूरे परोसती। तो लास्ट में आप पीटी भी लिख सकते हो, प्लैटिनम। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है, इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, तो ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले को दबा सकते हैं, एक तरीके से हम देख सकते हैं। ज़्यादा पैसे वाले होंगे तो लो लेबर से काम कराएंगे ना, तो ऊपर वाला जो होता है वो मोर रिएक्टिव, तो नीचे वाले को कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। अब इसी में क्या करता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा तो क्या बोलेंगे उसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने आयरन लिया, कॉपर सल्फेट लिया, तो आयरन क्या था ऊपर था, कॉपर सल्फेट क्या था, कॉपर क्या था आपका नीचे। देखो टेबल से आप देख सकते हो, आयरन क्या है यहाँ पर आपको ऊपर, कॉपर क्या है नीचे। तो आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है नीचे। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट। तो जब एक हाई रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो इस रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ करा, सेम लेड ने कॉपर क्लोराइड के साथ करा। क्लियर है। और डबल डिस्प्लेसमेंट कब होती है जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सोडियम सल्फेट, इधर क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम चला गया आपका सल्फेट के साथ, ठीक है, बेरियम चला गया सल्फेट के साथ, सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ। तो आपस में आयंस ने एक्सचेंज कर ली अपनी पोजीशन, तो क्या बोलेंगे इसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 90% डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता ही बनता है। और जब वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट क्या बनता है कि कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो जल्दी से सॉल्व नहीं हो रहा, सॉलिड वाली फॉर्मेट में आ जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और किसी भी रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट बना तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट याद रहेगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, जब हमने आयंस का एक्सचेंज करा। इसके बाद क्या आता है बेटा, एक ये वाली चीज़, बेरियम सल्फेट जो होता है उसका कलर याद रखेंगे कि वो वाइट कलर का होता है। और क्या कहते हैं, इस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन SO4 2- एंड बेरियम। और वो किससे मिलकर बनता है, सल्फर और सल्फेट और बेरियम दोनों की वैलेंसी 2 होती है। जो ऊपर लिखा होता है ना, इनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। The other product is formed by silver chloride which remains in the solution. Such reaction in there is an exchange of ions between the reactant are called the double displacement reaction. Clear है। एक्टिविटी 1.2 में भी वही है, लेड नाइट्रेट है, हमने रिएक्ट करा पोटेशियम आयोडाइन के साथ, तो क्या बना, लेड नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और लेड आयोडाइड बन गया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड ऑन हो गई तो क्या बोलेंगे उसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन